स्वागत है जेन्युइन डिफेंस एकेडमी में। मैं आपके सामने लकी भारद्वाज आज आपके सामने यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम वो भी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स कैसे क्लियर किया। ठीक है यार, एक बात मैं आपको दो तीन बात पहले बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से यार मैंने आपसे बात नहीं करी है। क्योंकि मैं डायरेक्ट आता हूँ, फालतू की मैं बकवास करता नहीं हूँ औरों की तरह। मेरा बस काम है आपको नोटिफिकेशन के बारे में, अपडेट के बारे में बताना और डिफेंस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देना जो कि बिल्कुल रियल है और ऑथेंटिक है और जेन्युइन है। कुछ चीज़ें आपके सामने मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार मैंने अभी तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया है। अगर कुछ मेरे दोस्त या भाई ये समझ रहे हो कि मैं ये सब अपने चैनल के लिए कर रहा हूँ या ग्रोथ या मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे पे यार मतलब मैं कहना चाहता हूँ इतना मैं समर्थ हूँ कि मैं अपने लिए सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। जो मैं अगर चाहूँ मैं अपनी पढ़ाई वगैरह सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। मैं यूट्यूब पे, मेरे कहने का मतलब ये कि मैं कोई भी रुपए कमाने के पर्पज़ से नहीं आया हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम वो भी मल्टीपल टाइम्स कैसे क्लियर किया। मेरे टाइम पे यार देखो, एग्ज़ाम का मोड हुआ करता था ऑफलाइन। ठीक है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, इसी साल मैं पास आउट हुआ हूँ कोविड के टाइम पे। ठीक है, और मेरे को मैं स्टार्टिंग में क्या था कि मुझे 11th और 12th जब मैंने अपनी +1 +2 करी थी वो विद्या मंदिर से मैंने करी है, तो वहाँ पे कोई डिफेंस वगैरह का क्रेज़ था नहीं ना। मुझे कुछ किसी ने बताया था कि एयरफोर्स, नेवी और एनडीए भी कोई चीज़ होती है। हम बिल्कुल भी डिफेंस के बारे में यानी उस टाइम में अवेयर थे ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे किसने दी, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डीयू के लिए। डीयू के लिए कैसे, उन्होंने मेरे क्लास से काफ़ी बच्चे नेवी में गए थे जब मैं फर्स्ट ईयर में था। काफ़ी बच्चे एयरफोर्स में जा रहे एक्स और वाई ग्रुप में। और एक बच्चा टीईएस एंट्री के थ्रू गया था, एनडीए में तो नहीं गया, एक टीईएस के थ्रू गया था। तो वहाँ से मेरे मन में डिफेंस का जुनून जगा कि यार क्यों हम भी ना डिफेंस की तैयारी करें। तो जो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम अपीयर किया था, ठीक है, मैं एयरफोर्स के लिए मैंने सोचा कि मैं एयरफोर्स के लिए ट्राई करता हूँ। तो मैंने एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। फर्स्ट टाइम में मेरा एयरफोर्स में नहीं नहीं हुआ था, जो कि मैंने बिना तैयारी के लिए किया था। मैंने कहा अब क्यों चेक करते हैं कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम आता कैसा है। उसके बाद मैंने सीधा कोस्ट गार्ड दिया, वो भी ऐसे ही चला गया था, फॉर्म भर दिया था। परसेंटेज मेरे 12th में जो थे 88% थे। तो परसेंटेज बेसिस पे पहले ऑफलाइन जब हुआ करता था इस बार से पहले, तो परसेंटेज बेसिस पे कोस्ट गार्ड शॉर्ट लिस्टेड करती थी। तो नोएडा मेरा सेंटर था। आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसे क्या हुआ था सब कुछ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि फ़ेज़ 2 की आप तैयारी इसके लिए कैसे करें और कोस्ट गार्ड में आपका फिजिकल कैसे होता है। ठीक है, सारी कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो फिलहाल मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ कि यार देखो, मैंने एक्स ग्रुप की तैयारी करी थी। ठीक है, एक्स ग्रुप में मेरा हुआ क्या था, फिजिक्स अच्छी हो गई थी, उसके बाद मेरी मैथ अच्छी हो गई थी। तो मेरे टाइम पे भैया आते थे इसके 80, क्या 80 क्वेश्चन के करीब आते थे। ठीक है, और मेरे उस टाइम में जो मैंने पहली बार दिया था ना पेपर कोस्ट गार्ड का, तो मेरे 80 में से मार्क्स के कितने थे, 49। 49 मेरे मार्क्स थे पहली बार में, मैंने बिना तैयारी के दिया। वहाँ पे आपको पहले एंटर कराया जाएगा। ठीक है, मैं शुरू से आपका प्रोसेस बता देता हूँ कि कोस्ट गार्ड में होता क्या है। सारी चीज़ें मैं बताऊँगा सिलेबस से लेके। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ यार, अब जो इसका करंटली सिलेबस है ना, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने जो बच्चे नाविक डीवी की तैयारी कर रहे हैं यानी डोमेस्टिक ब्रांच की, उन्हें सेक्शन फर्स्ट के लिए अपियर होना है खाली। ठीक, इसमें आप खुद पढ़ सकते हो कि जनरल के लिए उन्होंने 30 नंबर कट ऑफ रखी है, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं 60। यानी 30 नंबर जनरल वालों को लाने पड़ेंगे इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, जब भी आप आगे के लिए एलिजिबल हो। ठीक, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और 45 मिनट आपको मिलेगी। इसमें क्या आएगा, आपका मैथ आएगा, नॉन टेक्निकल सिलेबस आएगा यानी जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है आपका। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 10 और जीके के 5। वो भी बताऊंगा सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, इसके बारे में अलग से बना दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन टारगेट करता है कोस्ट गार्ड। ठीक, अब कुछ बातें कर लेते हैं इसके पूरे सिलेबस के बारे में। इन्होंने क्या दे रखा है अपना ऑफिशियल में, तो इन्होंने देखो SC ST के लिए तो 27 रख रखा है कट ऑफ, और जनरल वालों के लिए कितना है 30। ठीक है,
डीवी के लिए जो क्वालिफिकेशन है इन्होंने 10th मांगी है। और अब बात करते हैं कि जो लोग नाविक जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए सेक्शन 2 यहाँ पे दिया गया है। यानी जो नाविक जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सेक्शन फर्स्ट में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर सेक्शन सेकंड में उनका क्या आएगा, 50 नंबर का पेपर आएगा एक दूसरे स्लॉट में। उसमें मैथ आपकी 25 मार्क्स की आएगी, फिजिक्स आपकी 25 मार्क्स की आएगी, और टाइम उसमें 30 मिनट मिलेगा। यानी इसमें टाइम कम है भाई मेरे, टाइम कम है तो उसका मतलब समझ लो क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जिसे आप देखो और डायरेक्ट टिक करो, ठीक। और इसके बाद इसमें 50 में से 20 नंबर आपकी जनरल, 20 नंबर जो है इसकी कट ऑफ EWS जनरल और OBC वालों की है, और 10 नंबर SC और ST वालों की है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th है जिनके पास मैथ और फिजिक्स थी, ठीक। अब जो इसमें ये आपका आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आता है, इससे मैं कोई रिलेट नहीं करता, तो इन दोनों सेक्शन को मैं छोड़ूंगा फिलहाल, ठीक है। जीडी के लिए मैंने बात करी है आपसे। अब आपका ये पूरा मैंने सिलेबस बता दिया आपके सामने, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जो ये रहा आपका सारी चीज़ें हैं, ठीक है इसमें। अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ नोएडा सेंटर पे हुआ क्या था। काफ़ी बातें कोस्ट गार्ड के बारे में आज मुझे करनी है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे वीडियो, ठीक है। बात करते हैं। शुरू में क्या होता है कि यार मेरा ये शायद लास्ट फेब में एग्ज़ाम हुआ था कोविड से पहले। एक मैं इससे पहले भी अपीयर हो चुका हूँ जिस टाइम में मेरे 49 मार्क्स थे फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में भैया मेरे मार्क्स थे शायद, मुझे याद है 52 या 53 मार्क्स थे मेरे, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं करते क्या है वहाँ पे शुरू में आपको बुलाएंगे, भैया जितने बच्चे रिपोर्ट करते हैं मुझे ध्यान नहीं है कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया था, लगभग 50% बच्चे, ना कहूँ तो 40% बच्चे वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट करते हैं। कोस्ट गार्ड की यही खासियत है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना आउट कर देते हैं ना कि आपको देख कैसी आएगी। कैसे करते हैं, एक नोएडा सेंटर पे आप वहाँ जाओगे तो मार साहब मिलते हैं, मार साहब वो रिक्रूटमेंट में ही हैं, लगे हुए हैं काफ़ी सालों से, क्योंकि मैं काफ़ी बार क्रैक कर चुका हूँ, मुझे वो हमेशा मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे पहले ऑफलाइन में एग्ज़ाम भी तभी होता है और अपना फिजिकल वगैरह सब चीज़ उसी दिन होती है, तो उनसे इंटरेक्शन बहुत होता है बच्चों का। तो मार साहब क्या करते हैं, जैसे ही नया बैच आता है तुरंत छटनी कर देते हैं। वहाँ की ये लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं अंदर की। वो कह देते हैं कि मार साहब नया बैच आ गया, छटनी कर दो, ठीक है। नए बैच आते ही कहते हैं हाँ भाई डोमिसाइल किसके पास नहीं है, सर मेरे पास नहीं है, बाहर हो जा गाड़ी से बाहर कर दो। 10 फ़ोटो मंगाए थे, 10 फ़ोटो किसके पास नहीं है, सर मेरे पास तो 5 फ़ोटो हैं। 10 में से सर मेरे पास तो 5 फ़ोटो हैं, बाहर हो जा। हाँ भाई करेक्टर सर्टिफिकेट मंगाया था आपसे, सर मेरे पास नहीं है, बाहर हो जा। करेक्टर सर्टिफिकेट 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट किसके पास नहीं है, सर मेरे पास नहीं है, 10th और 12th की, बाहर हो जाओ, ठीक। क्यों इन्होंने ये सब क्यों कर रखा है, आप तो मजाक समझ रहे हो, लेकिन यार जब इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी तो आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हो, किसी अदर डिपार्टमेंट में नहीं जा रहे हो। और कोस्ट गार्ड अपनी इस चीज़ के लिए हमेशा से फेमस रहा है और हमेशा से स्ट्रिक्ट रहेगा। आपने ऑनलाइन एग्जाम में भी देख लिया होगा कि उन्होंने ई लैब में जाने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ी खासियत बात है। और वो वहाँ पर अंडरटेकिंग आपसे भरवा लेंगे कि आपके फिजिकल के दौरान कोई भी चीज़ होती है तो वो उसके जिम्मेदार नहीं है। सारी अंडरटेकिंग भरा के आपको अंदर एंटर कर दिया जाएगा कोस्ट गार्ड सेंटर में। मेरा नोएडा में हुआ था, मैं 3 बार क्रैक कर चुका हूँ ये एग्ज़ाम, ठीक है। और इसके बाद जब आप अंदर चले जाओगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा बहुत समय तक। तो उसके बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम यानी OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम होता है। आपकी सीटिंग प्लान वहाँ बनी रहती है, आपको रोल नंबर वाइज बिठा दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। रो वहाँ पे होती हैं आपकी पहले से डिसाइड होती हैं। वहाँ पे कुछ बच्चे चतराई करने की कोशिश करते हैं, कैसे कि मैं बराबर वाले के में से झाँक लूँ उसने क्या आंसर टिक कर रखा है, ये सब वो। भाई मेरे कोस्ट गार्ड जैसा स्ट्रिक्ट मैंने अनुशासन कहीं नहीं देखा, रियली बता रहा हूँ। मैं एक्स ग्रुप क्वालिफाइड हूँ, AA SSR क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैंने कोस्ट गार्ड जैसा डिसिप्लिन कहीं नहीं देखा। उन्होंने मेरे साथ एक हुआ था, एक लड़का बहुत ज़्यादा चतुराई कर रहा था कि मैं साइड वाले से झाँक लूँ। वो कह रहा था कि सर मैं पिछली बार भी आया था कि ये सब, वो बहुत स्मार्ट बन रहा था। उसको भैया जब उसने चतुराई करने की कोशिश करी, उठाया, तुरंत बाहर कर दिया। उसने काफ़ी पैर पूजे, कुछ नहीं, बाहर कर दिया सीधे, ख़त्म, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपको बाहर कर दिया था जब आपका 60 मिनट का एग्जाम वो हुआ करता था, जिसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके, यानी फिजिक्स भी आती है, थोड़ी साइंस भी आती है, करंट अफेयर्स भी आती है, GS भी आती है और रीजनिंग भी आती है और मैथ भी आती है कंपटीशन वाली, ठीक। ये मिक्स होता है उनका। अब इसके बाद जो आपका आता है इसमें, इसके बाद आता है, 1 मिनट, हम्म, 1 मिनट, इसके बाद आपका ये आता है
इसके बाद होता है आपका, जब ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है तो 1 घंटे के लिए आपको बाहर कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपको फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे, और इसे आप अंदर कर लीजिएगा। अगर किसी ने फ़ोन वगैरह से कोई फ़ोटोग्राफ खींचने की कोशिश करी तो आप तुरंत ही आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। और आपको कोस्ट गार्ड सामने से ये भी बोलती है कि बी अवेयर ऑफ फेक एडवर्टाइजमेंट। आपको कई कॉल्स आएंगी नोएडा सेंटर से या जहाँ भी आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम है कि मैं आपका इतने लाख में करा दूंगा, मैं आपका उतने लाख में करा दूंगा। आपको उन सबसे अवेयर रहना है, क्योंकि कोस्ट गार्ड के अंदर का ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, वो खुद बोलेंगे। बट जो मेरा मानना है, ये सारी चीज़ें चलती हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट यार आपके सामने वो सारी चीज़ें, जो आपका रिटर्न पेपर आता है ना, उसमें सील आपके सामने खोल के दिखाते हैं वो लोग, ठीक है, और उसकी वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या होता है, जब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के लिए वो खुद बाहर आते हैं, ऑफिसर आते हैं, तो वो फिर आपका नाम बोलते हैं। उनके पास एक लिस्ट होती है, उसमें वो रोल नंबर वाइज आपका नाम बोलते चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरा एल से नाम आता है, तो थोड़ा लास्ट में था यार। तो शुरू में जब पहली बार कोई मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था, तो और पहली बार में क्रैक हो गया, उन्होंने नाम बोला लकी भारद्वाज, तो बहुत ज़्यादा खुशी। कोस्ट गार्ड में क्या होता है, वो लोग जाते ही तुम्हारे एक हाथ हैंड बैंड बांध देते हैं, हैंड बैंड, उस पर क्या लिखा होता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG लिखा रहता है उसके ऊपर, ठीक है। वो फटना नहीं चाहिए, अगर वो बैंड आपका फट गया तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, वहाँ से वो खुद पहले से ही आपको चेतावनी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आपका वो नाम बोलते हैं तो अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं, किसके लिए, PFT के लिए, PFT के लिए आपका खड़ा कर। और वो खुद ये भी बोलते हैं, कभी कभी होता क्या है कि कोस्ट गार्ड में जो आप जैसे आपके रिटर्न एग्जाम में जितने हैं मार्क्स, उससे काम नहीं बनता कभी। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैंने फेज़ 1 क्लियर कर लिया है, कि मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में हैं, ठीक है। मैं 52 नंबर पे भी फाइनल मेरिट आउट हो चुका हूँ कोस्ट गार्ड में, और 55 नंबर पे मेडिकल के लिए कॉल आई थी मेरी, ठीक। 55 प्लस थे शायद उस टाइम में, मेरे थर्ड थर्ड अटैम्प्ट में 55 प्लस थे, तो मेरी मेडिकल के लिए कॉल आई थी, ठीक। तो आप ये भ्रम छोड़ दीजिएगा कि मैंने फेज़ 1 क्लियर कर दिया तो मैं कोस्ट गार्ड में सेलेक्ट हो गया हूँ, नहीं। आपके सामने जो ये वीडियो बना रहा है वो मल्टीपल टाइम्स क्लियर्ड है कोस्ट गार्ड, नाविक GD। तो उसके बाद क्या होता है, वो खुद बोलते हैं कि अगर किसी को अपने मार्क्स कम लग रहे हैं, उस टाइम पे शायद 70 या 80 का होता था पेपर, तो जिन बच्चों को उन्होंने एक बार कट ऑफ थी, उन्होंने डाली 39, तो कई बच्चों के 39 ही थे, कई के 40 थे, कई के 41 थे, कई के 45 तक थे। तो उनसे ये बोला था कि अगर किसी का मन हो PFT करने का तो दो, नहीं है मन, अगर किसी को ये फील हो रहा है कि मैं फाइनल मेरिट आउट हो जाऊंगा तो वो नहीं भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बच्चों ने दिया भी नहीं था, ठीक है। ये सब हुआ था। इसके बाद वो आपकी PFT के लिए लाइन लगा देते हैं, और मैं फेज़ 2 के इसके बाद सारा प्रोसेस मैंने अपना बता दिया। जो उनका फेज़ 2 में जो होता है ना पूरा प्रोसेस, यानी फिजिकल का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बनाऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक्स ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरी फिजिक्स वहाँ से हो गई थी, ठीक। अब जब मैं एक्स ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरी मैथ वहाँ से हो गई थी। प्लस देखो रीजनिंग जो आती है यार, वो अगर तुम नेवी की तैयारी कर रहे हो या थोड़ी सी भी आप में एप्टीट्यूड का नॉलेज है, तो आप रीजनिंग कर ले जाओगे, बहुत इजी आती है, सिंपल आती है, ठीक है। कुछ एक दो आप GS के अटैम्प्ट कर लोगे। और इसमें आती है इंग्लिश, इंग्लिश बहुत इजी आती है, 15 आते हैं क्वेश्चन, आराम से धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है। इसके बाद अब मेरे साथ क्या हुआ था, बस मैंने 3-4 चीज़ें वहाँ पर अटैम्प्ट करी और मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया था पहले ही अटैम्प्ट में, बिना तैयारी के। और फिजिकल के लिए भी मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी पहली बार में, तो भाई मैं फिजिकली आउट हो गया था, ठीक है। सेकंड और थर्ड टाइम पे मैंने फिजिकल दोनों बार क्लियर किया था, फिर एक बार मेरे को मेडिकल के लिए कॉल आई थी, ठीक है। तो पहले मेडिकल के लिए कॉल आना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ये अपनी फाइनल मेरिट बढ़ा देते हैं काफ़ी, मेडिकल के बाद भी अपनी जो इनकी एनरोलमेंट लिस्ट आती है उसमें भी ये नंबर बढ़ाते हैं, क्योंकि कोस्ट गार्ड में वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, ठीक है। और और आपकी अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा कि रीजनिंग आप सिंपल सी तैयार करो। एक्स ग्रुप के लिए जो आपकी मैथ है आप उसको तैयार करो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ उस टाइम पे क्या थे क्वेश्चन। और जो मैंने आपकी बात, साइंस से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जैसे प्रस्ताव आ जाएगा, सरफेस टेंशन से रिलेटेड कोई आ जाएगा। हाँ, फिजिक्स यार बहुत अच्छी आती है, मैंने कोस्ट गार्ड में देखी है, फिजिक्स का सही आता है लेवल, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी जो दो कंपटीशन वाली मैथ आती है, उसमें वर्क एंड टाइम आता है। वर्क एंड टाइम को जरूर टारगेट करते हैं, ब्याज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं इंटरेस्ट से, ठीक है। SI OCI वगैरह ये जो आपके होते हैं, मैंने कंपटीशन का पढ़ा नहीं था तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन को स्किप करता था, ठीक है। बट आप इसके लिए तैयारी करें तो आपको फेज़ 1 के लिए अपीयर होना पड़ेगा, उसके लिए तगड़े से तैयारी करनी पड़ेगी।
रीजनिंग आपको तैयार करनी है नॉर्मल सी, वर्बल नॉन वर्बल दोनों, ठीक है। बहुत सिंपल आते हैं क्वेश्चन। ये तो आपकी थी स्ट्रेटजी। अगर आप, मैं ये बोलूँगा, अगर आप खाली एक्स ग्रुप के लिए भी तैयारी कर रहे हो, थोड़ी बहुत आप पे कंपटीशन की भी चीज़ें आती हैं, रीजनिंग भी आती है ना, तो आप पेपर कोस्ट गार्ड का धुआं धुआं उड़ा दोगे भैया। जो पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे, मैं उनके लिए डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट यार मैं ये बोलूँगा कि आप अच्छे से आपकी बार तैयारी करें, और आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को आपके सामने पढ़ाऊँगा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं कोस्ट गार्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं अपने रिकॉल करके मैं उन क्वेश्चन को बता भी सकता हूँ। और आपका जो भी डाउट है वैक्स ग्रुप से रिलेटेड, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, डबल ए और एसएसआर से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो ऑफ फेज़ 2 के बारे में मिलेगी कि कैसे फेज़ 2 होता है कोस्ट गार्ड में, ठीक है। और कैसे, क्योंकि इसमें जो पुशअप कराने का तरीका है वो और सबसे डिफरेंट है। मैंने बोला कि मार साहब आएंगे और आपको तुरंत बाहर कर देंगे, ठीक है। दोबारा चांस भी नहीं मिलता इंडियन कोस्ट गार्ड में। ध्यान रखना कि फिजिकल में 1 सेकंड का भी गैप नहीं देते। जो उनके 3 स्टेप होते हैं उसमें वो बिल्कुल भी ब्रेक टाइम नहीं देते हैं। सबसे बड़ी खासियत बात यह है आपकी, ठीक। और रनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। अगली वीडियो में बनाऊंगा रनिंग वगैरह के ऊपर, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल। शेयर कर देना, ठीक है, काफ़ी लड़कों को शेयर कर देना। बस मैं लाइक वगैरह के लिए बोलता हूँ नहीं, शुरू में मैंने बता चुका है कि मैंने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर रखा है, ठीक है। मैं बस चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को पता पड़े और अवेयर हो पाएँ कि डिफेंस में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने कैसे क्लियर किया। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आता है ये पेपर, आप आराम से क्लियर कर सकते हो 1-2 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अभी के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, लव यू, बाय।